न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दानापुर एटीएम लूटकांड मामले में एक तस्वीर इस वक्त सामने आई है। लुटेरे की तस्वीर सामने आई है। पहला ये वो शख्स जिसे लेकर अब तस्वीर सामने आने के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब ये गिरफ्त में होगा। लुटेरा एटीएम के अंदर दिख रहा है, हालांकि इसने अपने चेहरे को गमछे से बांध रखा है। ये वो पहली तस्वीर है जो सामने आई और अब इस तस्वीर के जरिए ही इस तक पहुंचने की कोशिश। ये आरोपी 21 अक्टूबर की रात 1:15 पर एटीएम के अंदर घुसते हुए नजर आता है। एटीएम के अंदर घुसने से पहले उसने बाहर लगे सीसीटीवी पर ब्लैक स्प्रे कर दिया, जिससे तस्वीरें धुंधली हो गई। जिसके बाद चोरों ने स्कॉर्पियो में बांधकर एटीएम को खींचकर तोड़ दिया और स्कॉर्पियो पर लाद कर इससे फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि जब लुटेरे एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त 2 सैप के जवान वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन दोनों ही जवानों ने लुटेरों को रोकने की कोशिश नहीं की। जब एटीएम स्कॉर्पियो पर लाद कर जाने लगे तब उन्होंने हाथ देकर स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है पुलिस की तरफ से। लूट के बाद औरंगाबाद से खाली एटीएम को पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किया था पानी भरे गड्ढे से, लेकिन अब तक न तो किसी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और न ही एसएपी के जवानों पर कोई कार्रवाई ही की गई है जो यहां पर सैप के जवान मौजूद थे। सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, ये वो पहली तस्वीर है जिसके आधार पर जांच की बात और तेज करने की बात की जा रही है। क्या जानकारी पुलिस के हवाले से इस वक्त सामने है? जी विभाग, जिस तरह से जो है पुलिस इंक्वायरी कर रही है उसमें ये सामने आया है, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें से जो अपराधी है उनका भी जो है तस्वीर आया है, लेकिन वो अपने चेहरे को ढके हुए थे और उनका जो है तस्वीर जो आया है उसी के आधार पर पुलिस जो है छापेमारी भी कर रही है। और अब जो है यूपी के इलाके में भी इनकी तलाश जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो यूपी इलाके में कहीं छुप करके रह रहे हैं और उनके जो है मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए जो है उनका पीछा किया जा रहा है और उनके लिए छापेमारी की जा रही है और इनकी पहचान हुई है। जिस दिन जो है गुरुवार की रात जो है लगभग 1:15 का जो टाइम दिखा रहा है, उस टाइम में जो है अपराधी घुसे थे और एटीएम के अंदर घुसने के पहले ही स्प्रे कर दिए थे। एटीएम के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उसको स्प्रे कर दिए थे और स्प्रे करने के बाद फिर जो है वो एटीएम को जो है बांध करके गाड़ी से उसको खींचा और जो है। लेकिन अमरजीत, सवाल तो ये भी है कि जिस दौरान इस एटीएम को तोड़ा जा रहा था, जिस दौरान इस एटीएम को लेकर ये लुटेरे फरार हो रहे थे, सैप के जवानों की मौजूदगी वहां पर थी। इन जवानों ने इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जी जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो है हमेशा जो है पुलिस की गश्ती रहती है और जो है वहाँ पर जो है जो सैप के जवान है, ईसोपुर का जो पुलिस पोस्ट है वहाँ लगे हुए होते हैं और यहाँ से 15 से 20 कदम की दूरी पर ही सैप के जवान थे। और एक तस्वीर भी ऐसी दिखाई दे रही है जो जिसमें जो है सीसीटीवी में, जिसमें सैप के जवान जो है उन अपराधियों को भागने के दौरान जो है हाथ दे करके मामूली तरीके से रोक रहे हैं, जो कि जो है अगर जवान सिर्फ हथियार उस पर तान देता तो वो जो एटीएम लूट कर ले जा रहे थे वो बचाया जा सकता था, लेकिन इस पे वो कार्रवाई नहीं किए। इस पर जो है पुलिस ने इस पे कार्रवाई करने के लिए थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई करने के लिए वरीय अधिकारी को भी लिखा है और जल्द लेकिन कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है, ये जरूर सवालों के दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार जरा फिर से इस चेहरे को, हालांकि इस चेहरे को इस शख्स ने ढका हुआ है, लेकिन ये वो पहली तस्वीर है जो लुटेरे की कैमरे में कैद हुई है और अब पुलिस की तरफ से सामने आती हुई इस तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि जो लोकेशन है वो यूपी में इस वक्त पुलिस की जानकारी में है, जहां पर ये लोग छुपे हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी कब तक होती है, ये महत्वपूर्ण सवाल। बांका के अमरपुर के पंचायत की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव का 5वां चरण अभी आने वाला है। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इस 5वें चरण में जाने से पहले कैसे प्रत्याशी जो हैं वो प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं वोटर्स को, और उसकी एक तस्वीर कैमरे में कैद होती हुई नजर आई है। उसके बाद कार्रवाई हालांकि जरूर की गई और चुनावी मैदान में उतरे मुखिया जी को गिरफ्त में ले लिया गया है।
ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है। पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए रामस्वरूप यादव को गिरफ्तार किया है। शोभानपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में वोट के लिए 500-500 रुपए के नोट बांटे जा रहे थे। पर्चा भी और नोट भी। इसकी तस्वीर जैसे कैमरे में कैद होती है, सवाल खड़े होते हैं और उसके बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई में अब ये गिरफ्त में है इस वक्त। और अब खबर उस जगह की जहां के धनरुआ में कल शाम बवाल होता है। इस बवाल के पीछे की वजह क्या रही, किन वजहों से पुलिस और पब्लिक आपस में एक दूसरे के सामने नोक-झोंक से लेकर बवाल तक तब्दील हो जाती है, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। लोगों से उनकी बात को जानने की कोशिश की गई और इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए कि कल शाम क्या हुआ, पीछे इस बवाल की क्या वजह रही। हमारे सहयोगी ने समझने की कोशिश की। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मोरियावा गांव में आई है, जहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच देर रात झड़प हुई, फायरिंग हुई और इसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। जो गांव की महिलाएं हैं, सच्चाई बताइए क्या हुआ था? सर यही हुआ था कि सवेरे से सर पुलिस लोग सब आए, सवेरे से पुलिस लोग आए तो 2:30 बजे सब बाजा उजा सब उतार दिए। 2:30 बजे से बाजा उदा उतार लेते। ये लोग सब बोले ना कि 2:30 बजे से क्यों उतार देते हैं, बाजा उदा चूड़ देते हैं, ये उतारिए 6 बजे से। हम लोग 6 बजे बाजा नहीं बजावेंगे और नहीं करेंगे। इतने में प्रशासन इनको मुखिया जी के बेटा के मारने लगे, एक गाँव के मारने लगे। तो उनमें जनता सब पुलिस मारने लगा, सब जनता उठ के लग गया पुलिस पर। हाँ, सब जनता उठ के लग गया पुलिस पर। तो पुलिस पर लग गया तो जनता लग गया तो पुलिस भाग गया। रामकाली देवी। ये बताइए, जो गांव की महिलाएं हैं, एक बुजुर्ग महिला है, हम इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था माता जी कल? कहा कि किसको वोट दीजिएगा, तो हम कहे कि सुरेंद्र साहब के। इतने में मारा लगा, हमने सब पर वोट देने के कारण। हाँ, कहे तुम सुरेंद्र साहब के वोट देगा, हमको दो, रंजन के दो। हाँ, बताइए कौन गाली? दूसरा पुलिस आया तो पहले शांति सब थे तो सब बोला कि शांति रहो। पुलिस आया तो सबके मारने लगा, शुरू किया तो मारने लगा तो कोई बंदूक छोड़ेगा तो कोई ढेलो नहीं चलावेगा। एगो देखिए, गांव की एक महिला है जिनको चोट लगी है। अच्छा, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ, हम 20,000 रुपया 12 बीघा से लेके आ रहे था, 12 बाबू मिल गया आगू में। तो कहो कि यहाँ कल हुआ है ये? हाँ, जाओ ये कल हुआ है? हाँ, कल शाम में। हाँ, सामने तो कहा ना 12 बाबू कि यहाँ आगो। तो हम चल गए भीरी ने, तो 12 बाबू कहे कि किसको हम दी है, जे किसको वोट देगा। था हम बोले कि जे हम सुरेंद्र के वोट देंगे। उतने ने कहा 12 बाबू की वोट सुरेंद्र के देना, जे देना रंजन के वोट देने पर तकरार हुआ। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीता देवी। जो गांव के लोग हैं, युवा हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, ये बोलिए। हाँ सर, बोलिए। आरोप है कि प्रशासन का गांव वालों ने भी गोली चलाई। सर, सारा जेंट्स तो घर में नुके हुए थे, लेकिन हम लोग छत पर से देख रहे थे। ये सारा सर गलती पुलिस का है। पुलिस गोलीबारी चलाया है। हाँ, जब जनता अपना बचाने के लिए पथराव किए हैं, ये मान सकते हैं। यही वो जगह है। ये मुखिया जो मौजूदा अभी मुखिया हैं, ये मौजूदा मुखिया हैं और इन्हीं का घर है। और जो ग्रामीण है उनका आरोप है कि इसी घर से फायरिंग की गई और पुलिस यहाँ पर थी और पुलिस ने इसके बाद फायरिंग की और एक तरफ ग्रामीण थे और दूसरी तरफ पुलिस थी। पुलिस लगातार फायरिंग करती रही। सरासरी थानेदार का ये गलती है। हम अपने मुख्यमंत्री से थानेदार को तुरंत निलंबित करने का मांग करते हैं। मैं डीएम साहब को फोन लगा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो मैं 27 तारीख को धरना पर बैठेंगे। और ये थानेदार ने अपना ब्लैक मनी भी कमाया है, बालू सफेद किया, इनको संपत्ति का भी जांच किया जाए। जदयू के प्रधान महासचिव में पटना जिला से उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि जो ग्रामीण है, उनका जो आरोप है कि एक प्रत्याशी पक्ष के समर्थन में मतदान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, ये सही है। इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी वो पटना जिला प्रशासन को भी देंगे और चाहते हैं कि जो थानाध्यक्ष हैं
जो थानेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 धनरुआ। गोपालगंज के कुचायकोट में जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जो हैं उर्फ पप्पू पांडे के नाम से वो जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि 2 उपचुनाव की सीटें जिसमें कुशेश्वर स्थान और तारापुर, यहां पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। लोगों को नीतीश कुमार के काम पर भरोसा है, उनके विकास मॉडल पर लोगों को यकीन है और यही वजह है कि यहां से एनडीए प्रत्याशी जीत कर निकलेंगे। प्रत्याशी हम लोग के पार्टी के भी प्रत्याशी दोनों जगह लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विकास किए हैं, जो एनडीए के साथ मिल करके जो बिहार में विकास हुआ है, इससे लोग अवगत हैं और नीतीश कुमार जी को लोग बिहार की जनता पसंद कर रही है। लेकिन ये जो आरजेडी और कांग्रेस की जहाँ तक ये है वो सब अंदरूनी मामला है और आरजेडी के बारे में तो सब लोग जान ही चुके हैं कि भाई आरजेडी 15 साल बिहार में क्या किया। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, बेगूसराय से सांसद भी हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने कहा है कि बरौनी फर्टिलाइजर जो अब तक बंद था उसकी परियोजना की समीक्षा मैंने की है और बहुत जल्द अगले साल से यहां से यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सीधे तौर पर लोगों को रोजगार हासिल होगा और यहाँ इस क्षेत्र के विकास में इस परियोजना के जरिए बहुत आमूल चूल परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगले साल मार्च महीने से बरौनी खाद कारखाने से यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ शिलापट लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने इस कंपनी का न सिर्फ शिलान्यास किया बल्कि अब लोकार्पण करने की भी तैयारी की जा रही है। मोदी ने केवल उद्घाटन नहीं किया बल्कि अब लोकार्पण भी करेंगे। ये फर्टिलाइजर बरौनी आने वाले फरवरी में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में 45 लाख की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण कराया गया था। इस फाउंटेन के जरिए इस क्षेत्र में खूबसूरत जगह का विकास करना था। मंदिर तक लोग पहुंचे तो वहां पर सुकून अध्यात्म दोनों साथ साथ हासिल हो सके, लेकिन 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, 45 लाख से ज्यादा की रकम के बाद इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन इससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। लोग अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। घटिया निर्माण और लापरवाही की वजह से इसका यह हाल बताया जा रहा है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में और पुनौरा धाम के विकास को लेकर सरकार ने पैसे काफी खर्च किए, लेकिन पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। उसमें लूट खसोट हुआ और अभियंताओं के तरफ से लूट खसोट हुआ, जो विभागीय अधिकारी थे उनके तरफ से लूट खसोट हुआ। आपको एक तस्वीर के माध्यम से हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के पवित्र जो पुनौरा धाम है, जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है, वहां की एक तस्वीर आप देख सकते हैं। 45 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री विकास योजना के जो योजना है उसके तरफ से यहां पर म्यूजिकल फव्वारा का निर्माण किया गया था, ताकि पर्यटकों को सुविधा हो, उनका मनोरंजन हो सके और जो स्थानीय लोग माता सीता के जन्मस्थली के विकास की बात करते हैं उनके लिए खुशी की सौगात इसे कहा जा सकता था। लेकिन म्यूजिकल फव्वारा जब निर्माण किया गया, उस पर 45 लाख रुपए खर्च किए गए। उसके बाद से जब से इसको पुनौरा धाम जो प्रशासन के सुपुर्द किया गया है, आज तक यह म्यूजिकल फव्वारा ऑन ही नहीं हुआ, इसको शुरू ही नहीं किया जा सका और यह काम नहीं कर रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, जो म्यूजिकल फव्वारा का जो चारदीवारी है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बैठने के लिए जो बनाए गए कुर्सियां हैं सीमेंट के, वो पूरी तरीके से धराशायी हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्थिति काफी बद से बदतर है और म्यूजिकल फव्वारा निर्माण के नाम पर विभागीय अधिकारियों और जो संवेदक थे उन्होंने पूरे मौज की है, पूरे पैसे की बंदरबाट किया है, क्योंकि 6-7 साल होने को आए आज तक इस म्यूजिकल फव्वारा का निर्माण हो गया, लेकिन कभी भी इसे पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। हमारे साथ पुनौरा धाम के केयर टेकर है, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी क्या है, बताइए। जो बनाया गया शुरू में ना, तो उसको फिल्टर करने का सिस्टम जो गलत ढंग से बनाया गया, इसीलिए चालू नहीं हो पाया।
आप लोग नहीं बोले कभी चालू करने? उसके बाद प्रशासन लोग भी आए, इसको फिर से ठीक कराया गया। महोत्सव सीतामढ़ी महोत्सव उसमें ठीक कराया गया, अब फिर वही अवस्था में आ गया, उसका ढंग से सुचारू नहीं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। जमुई जिले के लड़के और लड़कियां अब कबड्डी में परचम लहराने वाले हैं। जी हां, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लड़के और लड़की, और इसके लिए स्टेडियम में बेहतर व्यवस्थाएं भी हैं। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में, जो कि परंपरागत खेल भी रही है, इस क्षेत्र में वो देश और विदेश तक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के साथ भारत और अपने बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए। जमुई के लड़के लड़कियां अब कबड्डी में आगे बढ़ने की ठान ली है, जिसका नतीजा है कि स्टेडियम मैदान में हर दिन यहां पर अभ्यास हो रहा है कबड्डी का। देख सकते हैं कि दर्जनों लड़के लड़कियां यहां पर कबड्डी खेल रही हैं, और ये इन्होंने ठान लिया है कि अब कबड्डी को बढ़ावा दिया जाएगा, आगे लाया जाएगा, और साथ ही कबड्डी के गेम में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनकर जहां जिले का नाम रोशन ही होगा, साथ ही कबड्डी जो खेल को लोग भुला रहे हैं उसको याद किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि कबड्डी को कोई उतना मतलब रिस्पांस नहीं देता था, इसको गेम मतलब है लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिलता था इस गेम को। हम लोग मतलब पहले देखते थे कि कबड्डी खेला जाता है, लेकिन जम्मू में कभी मतलब देखते थे नॉर्मल, हम लोग गाँव में खेलते थे, इस तरह स्टेट लेवल पर नहीं खेला जाता था। तो हम लोग को मतलब भैया बताए थे कि मतलब कबड्डी खेलना है। इस गेम में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं आप? सब बहुत आगे। क्या बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से, क्या नाम कमा के मतलब और अच्छा से कर स्टेट लेवल नेशनल लेवल खेल सके। हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते ताकि मतलब इसका नाम उतना नहीं है तो इसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहते ताकि इसमें भी कोई मतलब हम लोग सीनियर है उसमें। कबड्डी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि कबड्डी आए दिन जो है बहुत पीछे लोगों ने छोड़ दिया है इनको, और इम्यूनिटी पावर पर काम करने का सबसे बेहतरीन खेल कबड्डी को माना। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। शेखपुरा जिले में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने गरीब लोगों के आशियाने को छीन लिया है। जी हां, अब ये गरीब लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। इनका कहना है कि इनके सुनने वाला कोई नहीं है, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, मुआवजा इन्हें नहीं मिलता, और ऐसे हालातों में जीने की व्यवस्था इनके सामने नजर आती है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो इनके दर्द को साफ साफ बयां कर रही है। आपके सामने जो तस्वीर है वो स्लम एरिया की है, जहां पर 50 से ज़्यादा महादलित परिवार इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। प्लास्टिक लगाकर देखिए कैसे आशियाना बनाने की कोशिश की गई है ताकि किसी तरह से यहाँ पर जिंदगी कट सके। बारिश की वजह से इनका आशियाना इनसे छिन चुका है। इनके पास न तो घर है और न ही इन्हें कोई प्रशासनिक मदद ही मिल रही है। अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। ये शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र का यह इलाका है जिसे नर्सरी के नाम से जानते हैं। यहाँ लगभग 50 की संख्या में महादलित परिवार रह रहे हैं, लेकिन रहने का उनका साधन नहीं है। ये बरसात का जो मौसम आया बहुत आफत, लेकिन गरीबों के लिए बड़ी आफत की बात रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा घर की स्थिति क्या है। एक झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह जीवन व्यतीत कर रही थी बरसात के दिनों में, लेकिन इस पानी ने, जो बरसात 2-3 दिनों में जो लगातार बारिश हुई, जिसके कारण पूरा देख लीजिए मिट्टी का और झोपड़ी जो नुमा जो घर बना हुआ था, पूरा आशियाना इनका टूट चुका है। महादाली में हकन अथी कन दिक्कत हकन घर दुआर हमन के ढह ढन मना गलन रहे के ठिकाना नहीं कर एक घर में दिन बस कम गमा रहलियन है। बरसात के दिन में की होबक और दिक्कत ज्यादा दिक्कत हकन नहीं हमन के बहुत रहे के ठिकाना कन एक भीतर में देखो कितना कैसे रोयन नर्सरी में आज तक नहीं बना है, मकान नहीं मिला, कभी नहीं मिलन है। कहते कहते तो हैरान हो गलियन है। या वो खन या वो खन लाठी पे ना लेके मारे लगी। या वो आप बताइए क्या दिक्कत है? घर दोबार हमको दिया जाए, आप क्या दिक्कत है? ऐसी रहेगी झोपड़ी में पानी में रहते हैं, पानी उपज के खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, पकाने के ठिकाना नहीं रहते हैं, रहने के पानी उपज के सोते हैं। आप क्या करेंगे? बोरा बिछा के कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आता। देख इंदिरा गांधी परिवार लोग रह रहे हैं। हाँ, घर गिर गया, हमको पति के हाथ टूट गया तो कौन दिखावे देगा पैसा कौड़ी? बाल बच्चा पोसेंगी कि खर्ची पेट में चलाएंगी, घर द्वार गिर रहा है। कैसे रहते हैं आप लोग? अभी कैसे रहते हैं? अभी तो बरसात में रहते हैं, बुनने तिरपाल ओढ़ा कुल रहता है बाल बच्चे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।